Good morning, class. As you know, we are on the same practice set and we have finished up to this question. Practice set 2 हमारा चल रहा था और उसमें हमने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस सारे फिनिश कर लिए थे. अब हमारे स्टार्ट होंगे यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपका यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1. तो क्वेश्चन नंबर 1 में इट इज़ गिवन देयर पी क्यू इज़ अ करंट कैरिंग कंडक्टर. ये आपका यहाँ एक करंट कैरिंग कंडक्टर है. आई होप पिक्चर इज़ विजिबल टू यू. सबसे पहले तो इट शुड बी विजिबल. ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए आपको. और दूसरी बात एक और इससे पहले मैं बताना चाहूँगी दैट विल बी वॉट कि आप ये सब नोट करते रहें, बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में कि कौन से क्वेश्चंस हमें कहाँ मिलेंगे, क्योंकि आपके पास जो टॉपिक्स लिखे हैं वो सफिशिएंट नहीं है एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए. क्वेश्चंस का आपको एक सेट एक बंच चाहिए. वो सारे क्वेश्चंस मोस्टली मैंने कवर कर लिए हैं, देख लिए हैं कि कहाँ से आपको ये क्वेश्चंस मिल सकते हैं. तो आपके पास जो ये बंच ऑफ क्वेश्चन इस टाइम बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हैं, टाइम भी है हमारे पास रिवाइज़ करने का, तो इट इज़ बेटर टू रिवाइज़ नाउ. ओके, तो आई थिंक नाउ इट्स विजिबल. और जो क्वेश्चन आपका दे रखा है उसमें उसके लिए एक डायग्राम भी यहाँ साथ में दे रखा है. ये जो है आपका पी क्यू एक करंट कैरिंग कंडक्टर है. दिस इज़ पी क्यू और इसमें करंट किधर फ्लो हो रही है दैट विल बी क्लियर फ्रॉम दिस एरो. करंट किधर फ्लो हो रही है, ऊपर की तरफ, अपवर्ड्स, क्योंकि आपको यहाँ यूज़ करना पड़ेगा राइट हैंड थंब रूल. तो करंट की डायरेक्शन यहाँ अपवर्ड्स है और लिखा है इसमें कि पी क्यू इज़ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन द प्लेन ऑफ द पेपर एज शोन इन द फिगर. प्लेन ऑफ द पेपर का मतलब जो पेपर पे ड्रॉ किया जा सकता है, यानी कि इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड्स या इनवर्ड्स नहीं है बल्कि अपवर्ड्स है. तो मेंशन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय इट एट पॉइंट से. यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की कैसी डायरेक्शन होगी और यहाँ पर कैसी डायरेक्शन होगी. दूसरी बात, R1 इज़ ग्रेटर देन R2. ये क्लियर भी है, यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस बड़ी है. वेयर विल द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी लार्जर. कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी. जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस. तो कभी कभी ऐसा होता है कहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, इसके लिए आपको फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा. फार्मूला आपके क्लास में नहीं है बल्कि 12th क्लास में है. तो कुछ ऐसे फार्मूले जिनकी नीड है वो हमें 10th में ही पढ़ने पड़ेंगे, भले उनके डेरिवेशन 10th क्लास में नहीं है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. जो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है ए और बी पर. तो सबसे पहले अगर आप राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करते हैं तो आपको पता है जो राइट हैंड थंब रूल है वो ये बताता है आप अपने राइट हैंड को, सबसे पहले जो रूल्स यूज़ कर रहे हैं हैंड्स वाले, उनके लिए आप अपने हैंड्स को जब तक उस पोजीशन में नहीं लाएंगे तब तक आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा. तो आप सबसे पहले अपना हाथ वैसे ही रखें जैसे आपको रूल यूज़ करना है. तो आपका थंब जो है वो किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड्स. तो आपकी जो कर्ल्ड फिंगर्स हैं वो किधर आ रही हैं, कैसा मोशन है उनका, एंटी क्लॉकवाइज. फिंगर्स का मोशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज. तो करंट अपवर्ड्स है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड के सर्कल्स होंगे कॉन्सेंट्रिक, वो कैसे होंगे, एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज में आता है आपका ए पॉइंट यहाँ पर. तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज एरो में यहाँ पर पहुँचेंगे तो एरो किधर पॉइंट करेगा, अंदर की तरफ, क्योंकि ये जो आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं उनमें ये जो डायरेक्शंस हैं उन डायरेक्शंस में इसके लिए आप यूज़ करेंगे राइट, इसके लिए यूज़ करेंगे लेफ़्ट और इसके लिए यूज़ करेंगे इनवर्ड्स, क्योंकि आपका जो वायर है वो ऊपर की तरफ है, अपवर्ड्स है. तो ये सर्कल बनेंगे वो इसके 90 डिग्री परपेंडिकुलर बनेंगे. तो ये वाली जो डायरेक्शन आपको मिलेगी ये अपवर्ड्स नहीं होगी, ये इनवर्ड्स होगी. ठीक है, इन द प्लेन ऑफ द पेपर नहीं है बल्कि ये प्लेन ऑफ द पेपर से 90 का एंगल बना रही है. तो ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी मिलेगी आपको, इनवर्ड्स. और जब आप बी पॉइंट पर आएंगे तो देखिए आप बी पॉइंट किधर पॉइंट करेगा, ये लेफ्ट साइड जा रहा था, तो जब यहाँ आएंगे तो ये किधर आएगा, आउटवर्ड्स. तो बी पॉइंट पर जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो आउटवर्ड्स होगी, ए पॉइंट पर जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड्स होगी. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग तो आपकी ये क्लियर हो गई दोनों पे डायरेक्शन. तो आप लिखेंगे, यहाँ लिखना होगा अगर, तो बाय राइट हैंड थंब रूल दिस इज़ द डायरेक्शन. और आप ये डायग्राम बना के भी रिप्रेजेंट करेंगे अगर ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है. दूसरी बात आपको फाइंड करना है ए पॉइंट पे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है या बी पॉइंट पे, जबकि ए पॉइंट की डिस्टेंस बड़ी है क्योंकि इसमें गिवन है R1 इज़ ग्रेटर देन R2.
तो याद रखिए किसी भी करंट कैरिंग वायर के आसपास कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके लिए फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला है B इज इक्वल टू म्यू नॉट, कॉन्स्टेंट होता है I अपॉन 2πr। ठीक है, म्यू नॉट I अपॉन 2πr, जहाँ म्यू नॉट अपॉन 2π क्या है, कॉन्स्टेंट। तो किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, I और R पे। तो यानी कि I ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, और अगर R ज़्यादा है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर R ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, कम। और प्रैक्टिकली भी सोचिए कि डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड तो वैसे ही कम हो जाएगी, क्योंकि अगर करंट कैरिंग वायर के पास में कोई पॉइंट है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। क्लियर? तो आप ध्यान से देखिए दोनों पॉइंट्स को, ए पॉइंट ज़्यादा दूर है, बी पॉइंट पास में है, तो कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, उस पॉइंट पर स्ट्रांग होगी जो पॉइंट पास में है, यानी कि बी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी इन कंपैरिजन टू ए पॉइंट। अब आपको अगर एक्सप्लेन करना पड़े, रीज़न देना पड़े, तो आप इस फॉर्मूले से रीज़न देंगे, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2πr। फिर लिख देंगे सिंस बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, सो एट पॉइंट बी मैग्नेटिक फील्ड इज मोर स्ट्रांग देन एट पॉइंट ए। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन 1 जो है ना, ये होमवर्क में भी है, इसका आंसर आप मुझे सेंड करेंगे। मैंने बता दिया है, लेकिन फिर भी आई विल सी योर लैंग्वेज। ओके, डायग्राम बनाकर या जैसे भी आप दिखाते हैं तो शो इट। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक डायग्राम दे रखा है, और उसमें दे रखा है हाउ द स्ट्रेंथ ऑफ, वेट फॉर दिस, क्वेश्चन नंबर 2 3 में डायग्राम है, क्वेश्चन नंबर 2 इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 में है हाउ द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर डज डिपेंड अपॉन। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उसके आसपास आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, वो कैसे आप पता लगाते हैं। तो फिर से वही फॉर्मूला जो अभी मैंने बताया, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2πr लिखेंगे, और इसमें बताएंगे कि इफ़ करंट इज़ मोर इन द वायर, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द करंट एंड डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर। इफ़ करंट इज़ मोर देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्ग, एंड इफ डिस्टेंस इज़ मोर देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी वीक। ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, फिर थर्ड जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन है आपका डायग्राम बेस्ड। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, उसमें लिखा अ करंट कैरिंग वायर एंटरिंग अ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर एक करंट कैरिंग वायर को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाया जा रहा है, एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स। तो पता है आपको कि जब भी करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की प्रेजेंस होती है तो फोर्स लगता है, और जिसको हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। इन द डायग्राम गिवन बिलो अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इज एंटरिंग अ मैग्नेटिक फील्ड, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, जैसे ही इसमें एंटर करता है फोर्स एक्सपीरियंस करता है। फ्रॉम द बिलो डायग्राम डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, किधर वो जाएगा, किधर उसको फोर्स लगेगा, ये आपको बताना है। एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट, दोनों चीज़ों की डायरेक्शन बतानी है इसमें। तो इसका आंसर मैंने दे रखा है, देखिए डायग्राम क्वेश्चन वाला बस इतना है, और आंसर का डायग्राम नीचे दे रखा है। तो इन्होंने 2 डायरेक्शंस पूछी हैं। डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डिस्क्राइब का मतलब आपको डायग्राम बना के दिखाना है, सिर्फ लिखना नहीं है। डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो आपको इस डायग्राम से पता है, क्रॉस लगे हैं, इसका मतलब किधर है मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड्स। तो आप लिख देंगे कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड्स। इसमें लिखा है इनसाइड द पेपर, लेकिन आप इनवर्ड्स लिखिएगा, वो ज़्यादा प्रॉपर है। और दूसरी बात है डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो करंट की डायरेक्शन का मतलब जो इलेक्ट्रॉन के चलने की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट हमेशा करंट होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन के चलने की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन को आप उसके अपोजिट लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद आपको जो फोर्स जो लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे के बीम पर, वो भी दिखाना पड़ेगा। तो फोर्स के लिए डायरेक्शन ऑफ, अब आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करना है। अब इसको आपको अपने हैंड्स की पोजीशन के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। अब देखिए इसमें आप मैग्नेटिक फील्ड को लीजिएगा इनवर्ड्स, करंट को किधर लेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, करंट को किधर लेंगे, इधर। इसका मतलब करंट की डायरेक्शन क्या लेंगे, लेफ्ट साइड। ये आप अपने हैंड्स से बनाकर, और यू सेंड द आंसर टू मी, आप बताएंगे मुझे फोर्स किधर लगना चाहिए। डायग्राम मैंने दे रखा है, लेकिन आंसर आपको लिख कर भेजना है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, और करंट जो है वो किधर है, लेफ़्ट साइड में, तो फोर्स किधर लगेगा। ठीक है,
और जो पिक्चराइजेशन है, जो डायग्राम में दिखाना था, दैट इज़ शोन हियर। तो इस तरह से फोर्स लगता है, इलेक्ट्रॉन का बीम ऐसे होकर जाता है, ठीक है। आपको पता है जब मैक्सिमम होता है तो 90 डिग्री के एंगल पर फोर्स मैक्सिमम हो जाता है। तो डायग्राम तो दे रखा है, लेकिन फिर भी फोर्स का आंसर जो है वो आपको लिख कर भेजना है। इसमें फोर्स का आंसर दे भी नहीं रखा है किधर है, ओके। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। राइट द रीजंस। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं आपके, शॉर्ट क्वेश्चंस कहलाते हैं, 3 मार्क्स वाले भी, 2 वाले भी। और वैसे अभी तो तक तो ऐसा कुछ नहीं है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं थे लास्ट ईयर, अभी कुछ क्लियर नहीं है होंगे या नहीं, लेकिन फिलहाल 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके सिलेबस में है। राइट 2 रीजंस वाई अप्लायंसेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन हाउस होल्ड सर्किटिंग। तो ये आपको ऑलरेडी पता है कि क्या ऐसे रीज़न है दो जिनकी वजह से अप्लायंसेस को पैरेलल में ही कनेक्ट किया जाता है। तो दो कोई भी रीज़न्स आप बता सकते हैं, जैसे उनको प्रॉपर वोल्टेज मिल जाता है हर एक को, क्योंकि वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, हर एक के लिए सेपरेट स्विच होता है। तो डिवाइसेस जो डैमेज हो जाती हैं उनका दूसरी डिवाइसेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तीसरा, हर एक के रेजिस्टेंस के हिसाब से उसको करंट मिलती है, तो इस तरह से हर एक की पावर के अकॉर्डिंग उसको करंट मिलती है। तो इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स इसमें बन सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कैन 2 मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। क्या 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसका आंसर भी कई बार रिपीट हो चुका है कि 2 मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्रॉस नहीं कर सकती। रीज़न क्या है? क्योंकि अगर वो क्रॉस करती हैं तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल फाइंड द 2 डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स भी बोल सकते हैं, एंड इट इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज देयर विल ऑलवेज बी 1 डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो कितनी लाइंस लिखना है, ये क्वेश्चन के वेटेज को देखा करिए। अगर छोटा है, 2 मार्क्स में है, 1 में है, तो आपको इतनी लैंग्वेज नहीं लिखनी, बड़ा है तो ज़्यादा लैंग्वेज लिखनी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। अच्छा, अब आपके 3 मार्क्स के आते हैं, इससे पहले आपके 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन चल रहे थे, 3 मार्क्स के यहाँ से स्टार्ट होंगे। तो 3 मार्क्स में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्परेरी मैग्नेट्स होते हैं, और वो कैसे बनाए जाते हैं? वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फिनोमेना है कि जहाँ इलेक्ट्रिक करंट होता है वहाँ मैग्नेटिज्म आ जाता है, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो होता है उस पर बेस्ड होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। हाउ कैन वी डिटरमाइन नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटाइज्ड आयरन बार? तो ये सिंपल है, बहुत क्लियर है कि सपोज दैट आपका ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड ही इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो ये आपका सोलेनॉइड है। अब इसमें जो है वो करंट फ्लो हो रही है। अब आप कैसे पता लगाएंगे कि इसका नॉर्थ और साउथ पोल किधर है? और किससे पता लगाना है आपको? विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेटाइज्ड आयरन बार। एक आयरन बार का को लेकर यूज़ करना है। तो सपोज दैट दिस इज़ द नॉर्थ पोल ऑफ द आयरन बार। तो जब आप अगर नॉर्थ पोल को लेकर आते हैं एंड इट इज़ रिपेल्ड फ्रॉम द गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट या सोलेनॉइड, तो इट मीन्स इट इज़ नॉर्थ पोल। और अगर इससे अट्रैक्ट हो जाता है तो इट मीन्स इट इज़ साउथ पोल। तो इसको आपको डायग्राम बना के दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपका 3 मार्क्स में है, ठीक है। उसके बाद आता है, ये मोस्टली जो आपके मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के क्वेश्चंस हैं उनमें बहुत सारी एक्टिविटी पूछी जा सकती हैं कि आप कैसे प्रूव करेंगे, उसमें आपको डायग्राम बनाकर ही दिखाना होगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेकंड क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो ये ऑलरेडी आपको पता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का स्टेटमेंट देना है, उसका डायग्राम बनाना है, कैसे आप उससे डायरेक्शन पता करेंगे। तो बहुत प्रॉपर एक लैंग्वेज होनी चाहिए इसमें कि वी टेक आर 3 फिंगर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दिस फिंगर रिप्रेजेंट दिस थिंग। ये बहुत क्लियर लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन ऑलरेडी यू नो, सो आई एम स्किपिंग दिस। आपको ये लिखना है, आपको स्किप नहीं करना है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन ब्रीफली 2 डिफरेंट वेज टू इंड्यूस करंट इन अ कॉइल, स्टेट द रूल विच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन के लिए कौन सा रूल होता है? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। और कौन से 2 तरीके हैं जिससे आप करंट को इंड्यूस कर सकते हैं, मतलब बिना सोर्स के करंट ला सकते हैं? तो पता है आपको 2 जो तरीके हैं वो कौन सा? एक तरीका होता है कि अगर आपके पास ये कॉइल है, जो फैराडे का एक्सपेरिमेंट था, और उस कॉइल के पास आप क्या लेकर आते हैं? एक मूविंग मैग्नेट, तो इसमें करंट इंड्यूस हो सकता है। और दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आपके पास मैग्नेट नहीं है तब करंट कैसे इंड्यूस करेंगे? तो पता है आपको कि अगर ऑलरेडी मैग्नेट उस जगह पे प्रेजेंट नहीं है
तो दूसरी ऐसी कॉइल होनी चाहिए जिसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक करंट है, तो जो वेरी कर रहा है उससे इस दूसरी कॉइल में करंट इंड्यूस हो सकता है। तो दोनों फैराडे के ही एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक फैराडे का सेकेंड एक्सपेरिमेंट है और दूसरा फैराडे का थर्ड एक्सपेरिमेंट है। फिर आता है आपका फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, राइट वन डिफरेंस बिटवीन डीसी एंड एसी, विच वन ऑफ द टू इज़ मोस्टली प्रोड्यूस्ड एट पावर स्टेशंस इन आवर कंट्री। डीसी एसी में डिफरेंस क्या है, वन बताना है। और पावर स्टेशंस पे कौन सी करंट इंड्यूस होती है, डीसी या एसी, कौन सी प्रोड्यूस की जाती है। नेम वन डिवाइस विच प्रोवाइड्स एसी, एक ऐसी डिवाइस जो एसी को प्रोवाइड करती है। वन इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ यूजिंग एसी की एक एडवांटेज। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे सेंड करना है, ओके, जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी का। सो नाउ आवर रिवीजन इज़ फिनिश्ड अप टू हियर। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।